नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के बारे में। तो चलिए इससे संबंधित आगे की जो धाराएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हम 2 कक्षाएँ पढ़ चुके हैं। ये आज हमारी तीसरी कक्षा होगी। तो चलिए आज धारा 4 से शुरू करते हैं। साथियों, धारा 4 की बात करते हैं। देखिए, धारा 4 प्रावधान करती है प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। ठीक है, तो ये वापस किसकी बात कर रहा है? विनियमन की बात कर रहा है। यानी कि प्रसव पूर्व से पहले, प्रसव पूर्व निदान से निदान तकनीक जो होती हैं, इनका जो प्रयोग किया जाएगा उसके लिए कुछ विनियम बनाए जाएंगे। वो किस प्रकार के बनाए गए हैं, कौन से नियम हैं, इस तकनीक का प्रयोग कब किया जा सकता है, वो सभी के बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला ही प्रावधान है, धारा 4 का पहला प्रावधान, कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग निम्नलिखित अप्रसामान्यताओं, याद रखिएगा साथियों, अप्रसामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाएगा। यानी कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग केवल किसी बीमारी का पता लगाने के लिए ही किया जा सकता है। कौन कौन सी बीमारियां होंगी? देखिए, गुणसूत्री असामान्यता। देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं साथियों। जो एक्ट में लिखी हुई बात है वो ये है, ठीक है। और ये जो आपकी 28 पेज की जो पीडीएफ है राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर, उस पीडीएफ में ये प्रकार बताया गया है। बात एक ही है, चाहे ये हो या ये हो। इसको जैसे मान लो कुछ इसका जो है इंग्लिश के शब्द इसमें यूज किए गए हैं, उन शब्दों को यहाँ हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो बात एक ही है, आप घबराना मत, ये आए या ये आए। इसलिए मैंने दोनों को यहाँ कंपेयर करके लिखा है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो गुणसूत्री असामान्यता, देखो गुणसूत्र संबंधी विकृति या विकार। ठीक है, आनुवंशिकी मेटाबोली रोग, इसको हम कह सकते हैं आनुवंशिक उपापचय रोग। आगे हम बात करें हीमोग्लोबिन विकृतियां। हीमोग्लोबिन विकृतियां को देखो, रक्त वर्णिका संबंधी रोग। ठीक है, यानी कि ब्लड से संबंधित रोग हो गया। लिंग सहलग्न आनुवंशिकी रोग, तो यहां देखिए लिंग संबंधी आनुवंशिकी रोग। जन्मजात असंगतियां, तो यहां लिखा हुआ है जन्मजात विकृतियां। ठीक है, तो बात एक ही है, भले आपके ऑप्शन में ये आए या ये आए। ठीक है, आपको वहां पर इनका ध्यान रखना है, क्योंकि आपको यहां पर याद रखना है धारा 4 के अधीन प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का प्रयोग तभी किया जाएगा जब इन रोगों के बारे में पता करना हो, अन्यथा नहीं। चलिए, ऐसी कोई अन्य अप्रसामान्यता या रोग जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अब यहां सबसे काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि धारा 4 के अधीन अप्रसामान्यताओं से संबंध के अतिरिक्त किसी अन्य रोग की जांच की जा सकती है। किसकी सिफारिश पर या किसके नियम बनाने पर? आपके सामने होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड। इस प्रकार से 4 ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं। तो आपको वहां पर याद रखना है, इस एक्ट के अंदर अधिकांश जितने भी काम किए जाने हैं नियम बनाने से संबंधित, वो सारे जो है हम आपको बता दूं केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के द्वारा ही संपन्न होंगे साथियों। ठीक है, अधिकांशतः। ठीक है, बाकी जहां होगी वहां हम बात और करेंगे। तो आपके यहां से ये आंसर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा, चीज समझ में आई होगी। तो चलिए इस धारा 4 के जो अन्य प्रावधान है उनकी ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक की जो धाराएं हैं एक बार हम उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये सभी धाराएं याद रहें। देखिए, धारा 1 क्या कहती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख करती है। धारा 2 परिभाषाओं की बात करती है। धारा 3 हमने बात की थी अनुवांशिकी सलाह केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएं, और इसके बाद में हमने बात की थी अनुवांशिकी क्लिनिकों का विनियमन। ठीक है, उनका विनियमन। इसके बाद में हमने बात की थी धारा 3 क में हमने बात की थी लिंग चयन का प्रतिषेध। ठीक है, यानी कि आप किसी भी, हम कहें भ्रूण में जो भी बालक या बालिका है उसका आप लिंग चयन नहीं कर सकते मानव जीव का। चलिए आगे हम बात करें 3 ख, यानी कि आपको यहां पर पता है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी
जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था है या व्यक्ति है, उसको हम बात करें प्राश्रव्य मशीनों या अन्य जो उपकरण जो लिंग संबंधी हम बात करें जानकारी प्राप्त प्रदान कर सकते हैं, उनका प्रतिषेध किया गया है, उन लोगों को बेचने से मना किया गया है। आपके सामने धारा 4 है ही सही। धारा 4 प्रावधान करती है प्रसव पूर्व निदान तकनीक के अंतर्गत विनियमों का। ठीक है, तो यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो चलिए अब हम धारा 4 के दूसरे प्रावधान की ओर बढ़ते हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत धारा 4 का दूसरा प्रावधान, धारा 4 प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। तो चलिए धारा 4 के दूसरे प्रावधान के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रावधान क्या कहता है? किसी भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग या परिचालन तभी किया जाएगा जब निम्नलिखित शर्त की पूर्ति हो गई हो। यानी कि आपके सामने जो पहले कंडीशंस बताई गई थी, उनमें प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग तभी किया जा सकता है जब इनमें से कोई एक शर्त वहां पे इसकी जो है शर्त निर्धारित की गई, इनमें से किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। सबसे पहले गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों, और ये समझ लीजिए यही इंपॉर्टेंट है, यही सवाल भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आयु एस फैक्टर वाले सवाल काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। गर्भवती स्त्री के 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हों या भ्रूण हानि हुई हो, तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। 2 या 2 से अधिक स्वतः ही अपने आप गर्भपात हुए हो या भ्रूण हानि हुई हो, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, गर्भवती स्त्री के विभव विरूपक जनों जैसे औषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से क्या हो गया हो, प्रभावित हुई हो। मान लीजिए उसने जो दवाई वगैरह ली उससे कोई साइड इफेक्ट हो गया, उसने जैसे मान लो सोनोग्राफी वगैरह करवाया, उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, क्या किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया, जैसे भी हमारे यहाँ कोरोना काल चल रहा है। आगे हम बात करें रसायनों, यानी कि किसी प्रकार के रसायन से भी उसको जो क्या है वो प्रभावित हो सकती है, और उसका जो बच्चा जन्म लेने वाला हो सकता है वो उससे इफेक्ट यानी कि प्रभावित हो सकता है साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रावधान के। चौथा प्रावधान इसमें क्या है? गर्भवती स्त्री या उसके पति के कुटुंब का मतलब होता है परिवार, यानी कि उसके परिवार में मानसिक मंदता यानी कि हो सकता है मेंटली डिसऑर्डर हो। हम बात करें शारीरिक विरूपता, यानी कि फिजिकली कोई व्यक्ति हैंडीकैप हो सकता है, शरीर में कहते हैं ना अपंगता होती है कई बार, और वो अनुवांशिकी होती है कई बार। तो इस प्रकार का यदि कोई रोग है, जैसे कि हम बात करें संस्तनता या अन्य कोई आनुवांशिकी रोग, किसी भी प्रकार का कोई भी आनुवांशिकी रोग हो सकता है, और वो उस परिवार का व्रत हो, यानी कि किसी भी परिवार में कोई आनुवांशिकी रोग लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करता है, परिवहन करता है, तो ऐसे परिवार के हम बात करें तो उसके अंदर जो है जो स्त्री होगी उसकी जो है जांच की जा सकती है, उसका प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करें कोई अन्य शर्त जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए। मैंने आपको पहले ही कहा है इस एक्ट के अंदर अधिकांश जितने भी नियम कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के द्वारा बनाए जाएंगे। तो हमने धारा अभी 3 में भी बात की थी और धारा 4 में बात की केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बारे में। तो चलिए साथियों, ये धारा 4 के दूसरा प्रावधान था। अब इसके बाद में हम तीसरा और चौथा प्रावधान भी देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि आपके मन में यहाँ से कोई सवाल उत्पन्न होता है तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं आपको बता दूं, आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। सवाल यानी कि प्रश्न, क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग परिचालन करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त निर्धारित नहीं की गई है या कौन सी शर्त का होना आवश्यक है, और आपके सामने इन 5 शर्तों में से कोई भी एक शर्त हो सकती है साथियों। चलिए तीसरे प्रावधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, धारा 4 में देखिए एक और प्रावधान है, किसी स्त्री पर प्राश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो सोनोलॉजिस्ट एक तरीके से जो सोनोग्राफी करता है वो व्यक्ति क्लिनिक पर उसका पूरा अभिलेख रखेगा और उसमें पाई गई कोई कमी या अशुद्धि धारा 5 और 6 का क्या होगी? उल्लंघन होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है और सवाल बनेगा साथियों यहाँ से। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं। देखिए किसी स्त्री पर प्राश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति, यानी कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप इस प्रकार से कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है या सामान्य व्यक्ति जो इस प्रकार की कोई सोनोग्राफी कराता है तो आपसे वहाँ पर आपकी आईडी मांगी जाती है।
विशेषकर जब प्रेगनेंसी होती है तो आपकी वहाँ पर आपको आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी जो भी है, आपकी एक आईडी की फोटोकॉपी आपको वहाँ पर जमा करानी पड़ती है, क्योंकि ये उस व्यक्ति का दायित्व होता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे कि भाई मैंने किसकी सोनोग्राफी की थी और किस पर्पज से की थी। आ गया समझ में बात? तो यही बात यहाँ पर की गई है और ऐसा हम एक्चुअल में जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते भी हैं। और यदि ऐसा वो नहीं करता है तो उसमें कोई त्रुटि होगी, उसमें कोई खामी होगी, अशुद्धि होगी, तो वो धारा 5 और 6 का उल्लंघन मानी जाएगी। ठीक है, कब तक? जब तक कि ऐसा करने वाला व्यक्ति, प्राश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति इस बात को विपरीत साबित नहीं कर देता है कि साहब इस बात की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ऐसा रिकॉर्ड रखने की, तो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। जब तक वो व्यक्ति इस बात को विपरीत साबित नहीं कर देता, अपने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं कर देता, ये दायित्व किस पर होगा? उसी व्यक्ति पर होगा कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 4 के अंतर्गत तीसरा प्रावधान। गर्भवती स्त्री का पति या नातेदार बिना किसी प्रयोजन के, भाई कोई मतलब ही नहीं है, प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग उस पर नहीं कराएगा। देखिए साथियों, अभी हमने जो पहला और दूसरा 2 प्रावधान पढ़े थे। पहले में हमने रोगों के बारे में पढ़ा, नंबर दूसरे प्रावधान में हमने शर्तें पढ़ी, 35 वर्ष से आयु की अधिक स्त्री हो, 2 से 2 अधिक जो है गर्भपात हो गए हो, और भी अन्य कारण हमने पढ़े। तो वहां पे यदि उन कारणों के अतिरिक्त बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी काम के यदि कोई व्यक्ति प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग करवाएगा तो ये कानूनन अपराध है, दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से बिना किसी प्रयोजन के ये नहीं करवाएगा। ठीक है, हालांकि सोनोग्राफी की जाती है गर्भवती महिलाओं की, वो इसीलिए की जाती है कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या दोष नहीं हो। ठीक है साथियों, चलिए धारा 4 के अंतर्गत चौथा प्रावधान, कोई नातेदार स्त्री पर, कोई नातेदार मतलब जिसका खूनी संबंध हो, ब्लड का रिश्ता हो स्त्री से, वो या उसके पति या पति के रिश्तेदार, वे सभी किस में आते हैं? नातेदार की श्रेणी में आते हैं। चलिए, स्त्री पर, स्त्री के पति पर, स्त्री के किसी नातेदार पर या पति व पत्नी दोनों पर लिंग चयन करने वाली तकनीक का प्रयोग नहीं करवाएगा और कराने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। देखो यहां पर कोई भी व्यक्ति हो, नातेदार हो या स्त्री स्वयं हो या पति हो, कोई भी एक दूसरे को इस प्रकार से लिंग तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा। लिंग चयन जो तकनीक है जिसके माध्यम से लिंग चयन का पता किया जा सकता है, उसका प्रयोग नहीं करेगा और ना ही उससे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भाई आप पता कर लो गर्भ में बालक है या बालिका है, ऐसा करना भी अपराध है साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपको धारा 4 के सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हों साथियों। तो ये आपकी धारा 4 थी, पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत 1994 के अंतर्गत हमने ये धारा 4 पढ़ी। आपको पुनः मैं ये चारों धाराएं आपको वापस रिपीट करा रहा हूं, याद रखिए, यहां से सवाल जरूर बनेगा। देखिए सबसे पहले धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, धारा 2 परिभाषाएं, धारा 3 आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं और आनुवंशिक आपके जो क्लिनिक हैं उनका विनियमन। इसके बाद में धारा 3 क लिंग चयन प्रतिषेध, धारा 3 ख प्राश्रव्य मशीनों का विक्रय पर प्रतिषेध, जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, जो संस्थाएं हैं उनको। इसके बाद में हमने बात की धारा 4 और 4 आपके सामने है प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। तो चलिए साथियों, इसी के साथ इस कक्षा में आपसे विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबी कक्षाएं अभी कुछ नेटवर्क इशू के कारण अपलोड नहीं हो पा रही हैं, इस कारण कक्षाएं शॉर्ट की जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें और कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगली कक्षा में, अगले पार्ट में धारा 5 की हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे साथी।